हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टुडेज अवर लेक्चर टॉपिक इज क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। जैसा कि आपको प्रेजेंटेशन में क्लियरली दिखा होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है हमने स्टडी करना है। जो हमने कल एक टॉपिक किया था कंट्रोल चार्ट, ठीक है जी। कंट्रोल चार्ट भी हम एक तरह से हमारा क्वालिटी कंट्रोल टूल ही है, ठीक है। अब उसके अलावा और कौन कौन से हम टूल्स यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग क्वालिटी इन इंडस्ट्री, ठीक है जी। देखिए, मैंने जितने भी आपके टूल्स हैं उन सबके डायग्राम्स के एक छोटे छोटे व्यू आपको लगाए हैं फर्स्ट स्लाइड में ही, ताकि आपको यहीं से आइडिया हो जाए आपके कितने मेनली कंट्रोल टूल्स हैं। There are mainly 7 main control tools which are helpful to control the quality of the product. कौन कौन से हैं वो? एक तो मैंने बात की थी सबसे पहले, जो कंट्रोल चार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, है ना। आज उसका फिर से एक बार ओवरव्यू देख लेंगे। स्कैटर डायग्राम, सेकंड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, पेरेटो डायग्राम, हिस्टोग्राम, चेक शीट एंड प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ये हमारे 7 तरह के टूल्स हैं जिनका यूज करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारी क्वालिटी किस लेवल की चल रही है प्रोडक्शन के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन, सभी को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट से, ठीक है जी। सबसे बेसिक है ये। फ्लो चार्ट में क्या होता है? Basically, flowchart is a schematic diagram of the sequence of steps involved in an operation. जितने भी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं उनका सीक्वेंस वाइज रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। और ये क्या है? एक तरह का आपका विजुअल टूल है जिसको देखते ही हमें पता लग जाता है कि हमें किस किस स्टेप को फॉलो करना है, किस किस स्टेप को, मतलब कितने स्टेप फॉलो करने हैं अपनी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ आपको फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट क्या है? अगर आप किसी स्मार्ट सिटी में जाओ, हम चंडीगढ़ का एग्जांपल देते हैं, तो हर सेक्टर के बाहर एक मैप लगा होता है, ठीक है। उसमें हर आपने कहीं भी मार्केट में जाना हो, मॉल में जाना हो, तो उसका रोड मैप वहां दिखता है, फ्लो चार्ट है ना वो। तो उस फ्लो चार्ट को फॉलो करते हुए आप पैदल भी पहुंच सकते हो अगर आप बाहर से आए हो तो ऐसे ही हमें जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तो हमने वहां पे अपने प्रोडक्शन के अंदर, जहाँ पे प्रोडक्शन चल रही है, वर्कशॉप के अंदर फ्लो चार्ट लगाया होता है, ठीक है। जहाँ पे जो आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है जिस भी प्रोडक्ट की, तो उससे रिलेटेड जहां से वो स्टार्ट हो रही होती है प्रोडक्शन चेन, हमने उस चेन की स्टार्टिंग पॉइंट पे ही फ्लो चार्ट लगाया होता है। उसपे सारा लिखा होता है कि पहला प्रोसेस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, और वो कहाँ जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए, डिजाइनिंग हो रही है, फिर डिटरमिन कंट्रोल लिमिट्स हो रही हैं, फिर उसके बाद हम प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, फिर सैंपल्स लेके उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं कि सही बना है नहीं बना। फिर हम सैंपल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनमें कोई खामी है तो उनको कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लिमिट उनको विद इन द लिमिट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में हम चार्ट्स के साथ चेक करते हैं कि वो आप एक्सेप्टेबल है या रिजेक्ट है। तो ये सारा प्रोसेस है आपका फ्लो चार्ट का। तो इसमें क्या है कि बाय सीइंग द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन एन ऑपरेशन और प्रोसेस, everyone develops a clear picture of how the operation works and where problem could arise. इससे हमें ये सारी चीजें में हेल्प होती है कि ऑपरेशन में कौन सी चीज कहाँ चल रही है और कहाँ पे प्रॉब्लम उठ सकती है या उठी है, उससे हमें लोकेट करने में इजी हो जाता है, ठीक है, फ्लो चार्ट की हेल्प से। अगर कोई बोलता है कि इस मशीन में दिक्कत आ रही है, तो जो आपका बाहर से आया है इंस्पेक्शन करने वाला इंस्पेक्टर, तो वो क्या करेगा कि इस फ्लो चार्ट में देखेगा वो मशीन कहाँ लगी है जिसपे दिक्कत है, तो वो सीधा उसी पॉइंट पे जाएगा फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग, ना कि एक एक मशीन पे पड़ता हुआ जाएगा कि ये मशीन इसका नाम ही है, इसका नाम ही है, ठीक है। तो हमने अलग अलग सेक्शन बनाए होते हैं वर्कशॉप के अंदर। तो ये होती है हमें फ्लो चार्ट की हेल्प्स। अब इसके बाद सेकंड टूल आता है आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी आपने देखा होगा, कई बार यूज होता है आपका डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही अच्छे वे में, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कौन सा पीरियड आपका ज्यादा फ्रूटफुल था और कौन सा पीरियड आपका कम इफेक्टिव रहा, ठीक है। ये आपने देखा होगा टेलीविजन में भी कई बार इस तरह से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपके न्यूज एंकर हैं या जो आपके क्रिकेट मैचेस होते हैं, ठीक है, उसमें जो स्टैट्स दिखाते हैं ना आपको, वो स्टैट्स को दिखाने के लिए इस तरह के हिस्टोग्राम्स यूज किए जाते हैं,
कि 2001 में उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, 2002 में क्या परफॉर्मेंस थी, 3 में क्या परफॉर्मेंस थी। तो इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ये क्या बताता है हमें? हिस्टोग्राम इज अ चार्ट दैट शोज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल। अब जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है? जिसका हमने स्टडी करना है, जो मशीन है जिसकी परफॉर्मेंस में चेंज आ रहा है लगातार, वो वेरिएबल है, ठीक है। और उसको हमने स्टडी करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। एक ही चीज को, जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने की उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके लिए हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। एंड वी कैन सी फ्रॉम द प्लॉट व्हाट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ए पर्टिकुलर वेरिएबल डिस्प्लेज। ये देखिए डायग्राम से आपको क्लियरली शो हो जाता है कैसे इसमें वेरिएशन आती है ग्राफ के अंदर, सच एज वेदर इट हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अब इसके हेल्प से ये जो आपके बार बनते हैं लॉन्ग लॉन्ग, ये आपकी जो बार्स आपको वर्टिकल पोजीशन में दिखाई दे रही है, इससे हमें एक कॉमन लाइन लेने में हेल्प होती है, ठीक है जी। इनके अकॉर्डिंग एक पैटर्न सेट करने में हेल्प होती है कि यहाँ से इंक्रीज इंक्रीज में जा रहा है आपका प्रोडक्शन या डिक्रीज में जा रहा है, ठीक है। एक आइडिया देने के लिए कि जो आपके आउटपुट है वो अब उसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, उसका आइडिया देने के लिए हम हिस्टोग्राम का यूज करते हैं अपने प्लांट के अंदर। अब जो आपका थर्ड इंपॉर्टेंट टूल है वो है आपका कोज एंड इफेक्ट डायग्राम। कोज एंड इफेक्ट डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि किसी भी एक प्रॉब्लम को फोकस करके उसको स्टडी किया जाता है। किसी भी एक प्रॉब्लम को, पर्टिकुलर क्वालिटी प्रॉब्लम को फोकस करके उसके ऊपर स्टडी किया जाता है, ठीक है जी। जैसे देखिए, अब हमने जो भी प्रॉब्लम को स्टडी करना है, ये एक तरह का फिश लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है कई बार, व्हाट इज नोन एज फिश बोन डायग्राम। तो आपको पता होना चाहिए जो कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होता है, इट इज आल्सो नोन एज फिश बोन डायग्राम। अब कैसे फिश बोन डायग्राम है वो समझिए। इसमें देखिए जो आपको नीचे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें एक तो हेड है फिश का, और बाकी जो है ये इसकी बैकबोन है, ठीक है जी। बैकबोन है और आगे हेड है। अब क्या करना है हमने? इसमें ये समझना है कि हेड क्या रिप्रेजेंट करता है और बैकबोन क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आपको ऊपर शो हो रहा है कि क्या है, कोज एंड इफेक्ट डायग्राम है। कोज एंड इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट का मतलब है, पहले तो देखिए कोज को समझिए कि कोज है कि क्या क्या कारण है जो आपके प्रॉब्लम को अफेक्ट करते हैं, ठीक है जी। मतलब फैक्टर्स जिसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी क्वालिटी, वो सारे क्या है? कोज। वो आपके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग ये आपका स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा जितने ज्यादा कोज होंगे। तो हमने कोज को कहाँ रिप्रेजेंट करना है? स्पाइन के ऊपर, ठीक है जी। जिन भी फैक्टर्स के ऊपर आपकी क्वालिटी डिपेंड कर रही है, प्रॉब्लम आपकी क्वालिटी प्रॉब्लम, उसको हमने रिप्रेजेंट करना है एज ए बोन ऑफ द फिश। एंड जो हमारा मेन है, जिसके ऊपर हमने फोकस करना है, जो क्वालिटी प्रॉब्लम है, जिसको हमने प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करनी है, उसको हमने कहाँ पे दिखाना है? हेड पे। उसको हमने फिश के हेड के ऊपर दिखाना है। और हेड हमें क्या शो करता है? हेड ऑफ द फिश इज द क्वालिटी प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसका काम क्या है? दीज कोर्सेज शुड बी रिलेटेड टू द मशीन्स, वर्कर्स, मेजरमेंट, सप्लायर्स, मटेरियल्स एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अब कह रहे हैं कि इसके साथ हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के साथ। इसमें हम मल्टीपल इसके एप्लीकेशन है, इसको कई जगह यूज कर सकते हैं। ये आपकी मशीन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वर्कर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मेजरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, सप्लायर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या आपका मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये सारी जगह पे हम प्रॉब्लम को पिन आउट करने के लिए, फोकस करने के लिए हम फिश बोन डायग्राम का यूज करते हैं अपने इंडस्ट्री के अंदर। अब नेक्स्ट फोर्थ है, जो फोर्थ आपका जो टूल है उसको हम कहते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट कुछ नहीं है, एक सिंपल फॉलो प्रोसेस है। हमने जितने भी प्रोसेस लगाए हैं या वो प्रोसेस अंडर गोइंग है, हमने एक शीट लगा देनी है चेकलिस्ट, उसके ऊपर हमने टिक करते रहना है, ठीक है जी। टिक करते रहना है कि ये प्रोसेस हो गया है, ये अभी पेंडिंग है, या इसमें डिफेक्ट आए हैं या इसमें डिफेक्ट नहीं आए हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल में देखिए, आपको ये प्रोसेसेस लग रहे हैं, चार चार प्रोसेसेस लग रहे हैं आपके, ठीक है। हमने इसमें ये चेक करना है कि जो भी प्रोसेसेस लग रहे हैं, इसके अंदर आपके डिफेक्ट्स हैं या नहीं है। अगर हैं, जैसे ही आपको डिफेक्ट डिटेक्ट होता है तो आपने फौरन वहां पे चेक कर देना है, लिस्ट में ओके कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है। जितनी बार टिक होगा इसका मतलब उतने बार डिफेक्ट आया है आपका एक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले एग्जांपल देखिए, ब्रोकन जिपर एक प्रोसेस है आपका। ये कोई भी हम प्रोसेस ले सकते हैं, ये एक हमने जनरल प्रोसेस लिया है,
उसके अंदर 4 ऑपरेशन लगाए हैं। ऑपरेशन के अंदर सबसे पहले हमने फर्स्ट वाला प्रोसेस देखा, उसके अंदर 3 डिफेक्ट हमें नोटिस हुए, तो हमने इसमें 3 बार टिक कर दिया। सेकंड प्रोसेस में, सेकंड स्टेप में हमें 7 डिफेक्ट नोटिस हुए, तो हमने 7 बार टिक किया, एंड सो ऑन, आगे 3 फिर 2। तो इस प्रकार हमने ध्यान देना है कि डिफेक्ट्स को पिन आउट करने के लिए अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कि कितनी बार आपके अकरेंस हो रही है डिफेक्ट के आने की, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको पिन आउट करने के लिए हमें चेकलिस्ट की जरूरत पड़ती है। इट इज अ वेरी सिंपल एंड येट इफेक्टिव फैक्ट माइंडिंग टूल that allows the worker to collect specific information regarding the defects observed। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि ये पता लगाने में हेल्प मिलती है कि कोई एक तरह का स्पेसिफिक डिफेक्ट तो नहीं है जो बार बार अराइज हो रहा है आपका। अगर हम टिक करते रहेंगे और फिर बाद में देखेंगे कि सब में कॉमन डिफेक्ट कौन सा है, जो हमारा कॉमन डिफेक्ट होगा हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस करके सबसे पहले उन डिफेक्ट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है आपका, वेरी इफेक्टिव टूल बन जाता है आपका क्वालिटी कंट्रोल के लिए। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टूल पे अपने, डेट इज स्कैटर डायग्राम्स। फिफ्थ है आई थिंक ये आपका 7 में से। तो स्कैटर डायग्राम क्या बताता है आपको, देखिए स्कैटर डायग्राम्स आर द ग्राफ्स बेसिकली दैट शोज हाउ टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। इसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में रिलेशन चेक करते हैं, और वो दो वेरिएबल कौन से होते हैं, हमें कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में दे सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपके साथ कि जैसे प्रोडक्शन स्पीड, एक तरफ हम प्रोडक्शन स्पीड दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम डिफेक्ट्स दे रहे हैं, एक्स और वाई एक्सिस है ना, तो हमने दोनों एक्सिस पे अलग अलग वेरिएबल दिए हैं। अब जैसा कि एग्जांपल के तौर पे हमने एक एक एक्सिस पे दे दिया प्रोडक्शन स्पीड, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दे दिया हमने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, अब ये एग्जांपल हमें क्या बता रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम प्रोडक्शन स्पीड को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स कुड बी कोरिलेटेड पॉजिटिवली। ठीक है जी, इसका मतलब है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन स्पीड इंक्रीज होगी तो आपके डिफेक्ट भी इंक्रीज होंगे। ठीक है जी, सो डज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। तो हमने स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी ध्यान रखना है। इसका मतलब है ये नहीं है कि हम बल्क में तो काम कर रहे हैं बट आपकी जो डिफेक्ट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, हमने साथ में चेक कर रखना है, कीप ऑन चेक। तो उसका कैसे पता लगेगा, हमें ग्राफ में उनकी रीडिंग्स को लिखते रहेंगे, इतनी स्पीड पे इतने डिफेक्ट है, अब इतने डिफेक्ट है, तो हमने उस चार्ट को ऊपर नहीं जाने देना। ठीक है, उस रिलेशन को स्टडी करते रहना रेगुलरली। और वो कैसे स्टडी होती है, स्कैटर डायग्राम से। इसमें हम किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन चेक कर सकते हैं, और इसका जो मेन फंक्शन है देखिए लिखा हुआ है, दे आर यूजफुल इन डिटेक्टिंग द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन, आपस में दो फैक्टर्स के बीच में कोरिलेशन निकालने के लिए, और डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, कि दोनों आपस में उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप चेक करने के लिए कि कैसे वो एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, दोनों पैरामीटर्स कैसे एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं स्कैटर डायग्राम फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। अब बात करते हैं पैरेटो एनालिसिस। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पैरेटो एनालिसिस आपका। पैरेटो एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें हमारा जो मेन फोकस है वो है टू आइडेंटिफाई क्वालिटी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देयर डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस। हमने देखा पिछले स्टेप में चेकलिस्ट वाले में कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं अलग अलग टाइप की, तो उसमें क्या किया था हमने, एक तो हमने ये कोशिश की थी कि कॉमन टाइप की प्रॉब्लम को हमने हाईलाइट करना है, फिर उसके ऊपर हम काम करके ठीक कर सकते हैं। अब जो दूसरा आपका हेल्पिंग टूल है ऐसे क्वालिटी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, वो है आपका पैरेटो एनालिसिस। इसको हम 80-20 रूल भी कहते हैं। ठीक है, दो नाम है इसके, पैरेटो एनालिसिस और 80-20 रूल। जैसे हमने एबीसी एनालिसिस पढ़ा था इन्वेंटरी कंट्रोल के अंदर, क्या पढ़ा था उसमें एबीसी एनालिसिस में, कि जो जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, ठीक है, उनका नंबर क्या है, उनका जो आपका साइज में है, वो जो जो संख्या में है, ठीक है, जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो संख्या में बहुत कम होते हैं, और जो आपकी इंपॉर्टेंस कम है, जिनकी इंपॉर्टेंस कम है वो आपके बहुत ज्यादा लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोसेस के अंदर देखेंगे कंपोनेंट्स की बात हो रही है, जिन कंपोनेंट्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा है वो बहुत ही फ्यू नंबर्स में होते हैं। ठीक है, वो इसलिए हमें अपना ज्यादा फोकस उन फ्यू प्रोडक्ट्स पे रखना है, क्योंकि अगर उन फ्यू प्रोडक्ट्स पे हम फोकस नहीं रखेंगे तो हमारा सारा प्रोसेस डैमेज हो जाएगा। तो हमने क्वांटिटी पे ना जाके क्वालिटी पे ध्यान देना है। तो वही बात अब यहाँ हो रही है, हमने क्या कहा, हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स एक साथ अराइज हो जाती हैं, तो हमने उनको सॉर्ट आउट करना है सबसे पहले कि कैसे उनको हैंडल करना है। तो उसको हैंडल करने की ट्रिक है आपकी पैरेटो एनालिसिस। इसमें हमने क्या करना है,
हमने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करके एक चार्ट बनाना है कि हमने सबसे आगे उन प्रॉब्लम्स को रखना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो लेस इंपॉर्टेंट है, फिर और लेस, फिर लीस्ट लेस। तो ऐसे करते करते हमने अपने पैटर्न में चलना है, और इसको कहते हैं हम 80-20 रूल। तो हमने अपना ज्यादा फोकस कहाँ पे शिफ्ट करना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, उस पर हमने 80% अपना ध्यान रखना है, और 20% रूल है जो लेस लेस इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स है। तो ये देखिए डायग्राम से हमने क्लियर किया हुआ है आपकी हमने 5 तरह की प्रॉब्लम्स हमने हाईलाइट की हैं अपने प्रोसेस के अंदर, तो हमने उनको चार्ट के थ्रू बना दिया। ये ए तरह की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा हाई परसेंटेज है, बी उससे कम, सी उससे कम, डी उससे कम, ई उससे कम। तो हमने जो 80% अपना फोकस है वो कहाँ पे रखना है, वो हमने रखना है फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट और सेकंड पे। 80-20 होता है ना, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज इन्हीं की है। इन प्रॉब्लम्स को हमने सीरियस लेके पहले इनके ऊपर काम करना है, तभी हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं लास्ट लास्ट टूल की अपनी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, तो आज एक बार फिर से मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। इसको हम कहते हैं कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट क्या होते हैं बेसिकली? These are the very important quality control tools. These charts are used to evaluate whether a process is operating within expectations relative to some measured value, such as weight, width और volume. Means इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो हम क्वालिटी को फॉलो कर रहे हैं, क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, क्या उसकी रीडिंग विद इन द ऑपरेटिंग लिमिट्स आ रही है। और उस लिमिट को हम क्या कहते हैं, उसको हम नाम देते हैं टॉलरेंस। ये हमने कल डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये ग्राफ जा रहा है आपका, ये एक अपर लिमिट है इसमें, एक लोअर लिमिट है इसमें। जो आपकी ग्राफ की रीडिंग्स हैं, ये सारी क्वालिटी लिमिट्स, क्वालिटी की रीडिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वालिटी की क्या रीडिंग थी, यहाँ पे क्वालिटी की क्या रीडिंग है, मतलब डिफेक्ट की रीडिंग है कि कितने % डिफेक्ट आया है आपका। यहाँ पे डिफेक्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर है, यहाँ भी इसके अंदर ही है, दायरे के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस हम इसको कहेंगे विद इन द कंट्रोल प्रोसेस है, क्योंकि ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर आया है। अब देखते हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल कब होगा। आउट ऑफ कंट्रोल हम तब कहेंगे इस प्रोसेस को, जब ये आपकी रीडिंग यहाँ से हटके यहाँ चली जाए, या फिर इस लोअर लिमिट से नीचे आ जाए। तो उस केस में हम कहेंगे कि ये हमारा आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस है। तो सिंपल है, ये कंट्रोल चार्ट की हेल्प से हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमने अपने प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, बाय चेकिंग द लिमिट, द वेदर द क्वालिटी कंट्रोल्स रीडिंग्स आर विद इन द लिमिट और नॉट लिमिट। और इस लिमिट को हम क्या कहते हैं, टॉलरेंस लिमिट कहते हैं। तो आई होप बच्चों आप सभी को समझ आए होंगे ये सातों के सातों क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द क्वालिटी कंट्रोल। तो थैंक्स बच्चों आज के लेक्चर के लिए।